हेलो एवरीवन। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में पूरी तरह से अव्यवस्था फैल गई थी। तो अव्यवस्था फैलने की वजह से उस समय रानी जिंदन को महाराजा दिलीप सिंह के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। महाराजा दिलीप सिंह जो थे उस समय अवयस्क थे। तो महारानी जिंदन ने सिख साम्राज्य की सेनाओं को अंग्रेजी साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था। इस तरह से प्रथम एंग्लो सिख वॉर की शुरुआत होती है। दिसंबर 1845 में सिख साम्राज्य की सेनाएं जो थी, जिसको खालसा आर्मी भी कहते थे, लाल सिंह और तेज सिंह के नेतृत्व में उन्होंने सतलुज नदी को क्रॉस किया। आपको याद होगा 1809 में हुई अमृतसर की संधि के द्वारा सतलुज नदी को ब्रिटिश साम्राज्य और सिख साम्राज्य के बीच की सीमा निर्धारित किया गया था। तो 1845 के दिसंबर महीने में सिख साम्राज्य की खालसा सेनाओं ने सतलुज नदी को क्रॉस करके ब्रिटिश साम्राज्य पर हमला कर दिया। जब उस समय के भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड हार्डिंग, जब उन्होंने यह बात सुनी तो उन्होंने सिख साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह से प्रथम एंग्लो सिख वार की शुरुआत होती है। बैटल जो थे, जो सबसे प्रमुख जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, वे थे मुदकी, फिरोज शाह और सोबराव में। ये तीन के तीनों लड़ाइयाँ सिख साम्राज्य की सेनाएं बुरी तरह से हार जाती हैं। उनकी हार का जो प्रमुख कारण था वो था उनके सेनापति लाल सिंह और तेज सिंह की धोखेबाजी। उन्होंने अपनी पक्ष बदल दिया था और अंग्रेज़ों से जा मिले थे, जिसकी वजह से सिख साम्राज्य की सेनाएं बुरी तरह से इन तीनों युद्धों में हार गईं और प्रथम एंग्लो सिख वार ब्रिटिश साम्राज्य ने, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया। तो यह युद्ध 1846 में ख़त्म होता है। 1845 के दिसंबर में ये युद्ध शुरू हुआ था और 1846 में ये युद्ध ख़त्म हो जाता है। इस युद्ध के ख़त्म होने के बाद से सबसे पहले लाहौर की संधि की जाती है। तो लाहौर की संधि के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये निर्धारित किया गया कि महाराजा दिलीप सिंह जो होंगे, जो कि उस समय अवयस्क थे, उन्हें महाराजा की पदवी पर स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा सतलुज और ब्यास नदी के बीच के जो दोआब का क्षेत्र था उसे अंग्रेज़ों को दे दिया गया और उसके बीच के जो भी दुर्ग थे वो भी अंग्रेज़ों को दे दिए गए। सतलुज नदी के दक्षिण के जो भी क्षेत्र था जो सिख साम्राज्य के पास में था वो अंग्रेज़ों के पास में चला गया। सिख साम्राज्य की जो सेनाएं थीं उनकी संख्या सीमित कर दी गई और यह निर्धारित किया गया कि सिख साम्राज्य की सेना में किसी भी यूरोपीय को नौकरी नहीं दी जाएगी अंग्रेज़ों के अतिरिक्त। इस तरह से लाहौर संधि की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थीं वो सिख साम्राज्य के लिए बहुत ही अपमानजनक थीं और सिख साम्राज्य का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो था वो इस संधि के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। वो उन्होंने इसके खिलाफ में विद्रोह कर दिया। तो उनके विद्रोह की वजह से एक दूसरी संधि, जिसे हम भैरववाल की संधि कहते हैं, वो साइन की गई। भैरववाल की संधि के अंतर्गत एक प्रतिशासन परिषद का गठन किया गया। उसमें जो महारानी जिंदन थी, जो कि दिलीप सिंह की संरक्षिका के रूप में काम करती थी, उनको हटा करके उनकी जगह पर एक प्रतिशासन परिषद की गठन किया गया। ठीक है। और ये प्रतिशासन परिषद जो था वो शासन का राजकाज जो था वो उसके अंडर में था। इसमें हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता थी और 8 सिख सरदार इसमें शामिल थे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रथम एंग्लो सिख वार के बाद से पूरा का पूरा जो सिख साम्राज्य था वो एक तरह से अंग्रेज़ों के वर्चुअल प्रोटेक्टरेट, यानी कि उसमें मतलब उनके अधीन ही एक तरह से काम करने लगा। और इस संधि के बाद से, भैरववाल की संधि के बाद से, जो महारानी जिंदन थी उनको राज्य छोड़ करके बनारस भेज दिया गया और इसके अलावा सिख साम्राज्य को अपने पास में स्थित कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को देना पड़ा। और इस तरह से प्रथम एंग्लो सिख वार का समाप्त होता है और सिख साम्राज्य जो था पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। धन्यवाद।